मुझे यहाँ की जनता ने चुन के भेजा है। हमारी पार्टी में विचारधारा मिलती है, इसलिए हम लोग पार्टी के साथ में हैं। मगर मैं किसी का बधुआ मजदूर हूं तो ये नहीं है। देखिए, मैं एक निष्पक्ष बात करने वाला व्यक्ति हूं। मैं यहाँ की जनता का हूं। मेरी लायबिलिटी जनता के प्रति है। हाँ, जो लोग हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक तरीके से बोलते हैं, तो अगर मैं उनके खिलाफ मैं बोलता हूं तो उनको दिक्कत होती है। मगर क्या है कि हम क्यों भटके हुए हैं? हम सब लोग अलग अलग तरीके से भटके हैं। एक विचारधारा नहीं बन पा रही है बुंदेलखंड में, कि जिसकी वजह से एक होके नहीं अपने बुंदेलखंड को संवारने की बातें हो पा रही हैं। करना सबको ही चाह रहा है, बुंदेलखंड बनाना सबको ही चाह रहा है, संवारना सबको ही चाह रहा है, मगर सब लोग अपने अपने सिरे लेने के चक्कर में सिर्फ अलग अलग काम करना चाहते हैं। उनके बच्चों से बात नहीं हो रही, पत्नी से बात नहीं हो रही, भाई से बात नहीं हो रही, रिश्तेदार से बात नहीं हो रही। पैसा है, गाड़ी है, मकान है, नाम है, मगर बेटे बाप की बेटे से बात नहीं हो रही, भाई की भाई से बात नहीं हो रही, पति पत्नी की बात नहीं हो रही, रिश्तेदारों से रोज मिलना नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है। क्या ये जीवन के लिए क्या नाम और पैसा कमाया है? समय था कि उन्होंने छात्र के हक के लिए जो है डिग्री कॉलेज में चुनाव के वक्त में जो है एक कोतवाल को थप्पड़ मार दिया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी लाठीचार्ज हुई कि उनके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हुए थे। पूरा शरीर उनका पट्टियों से बंधा हुआ था। अगर उनका वो फोटो है, कभी आप लोग देखें तो इतना उनको पुलिस ने मारा था। आप देख रहे हैं महोबा न्यूज। आज हमारे बीच में महोबा जनपद के चरखारी विधानसभा से यंग और बहुत एनर्जेटिक विधायक श्री ब्रजभूषण राजपूत जी हैं, जो समय समय पर सुर्खियों में छाए रहते हैं। हमारे स्टूडियो में ब्रजभूषण जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप बहुत मौन व्रत से बाहर आकर? जी, मौन व्रत से बाहर आकर जो महादेव की अनुभूति का आनंद है वो बहुत ही अलग और बहुत अच्छा है। उस एक माह के जो मौन व्रत आपने रखा, आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते होंगे और कभी कभी ऐसा लगता होगा कि जैसे किसी विशेष क्षणों पे आपको अपने विचार रखना भी का मन करता होगा, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं जी। तो उन क्षणों को कैसे आपने परिभाषित किया? मैं अगर आपको इन सब चीजों के लिए बताऊं तो मुझे लगता है बहुत लंबा समय लग जाएगा। और वो जो दिन थे सावन के, उन सावन के दिनों में जो एक महीने पूरे मौन व्रत रहकर महादेव की सेवा करने का मुझे स्वयं महादेव ने अवसर दिया, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे चुना कि मैं उनकी सेवा कर पाऊं और एक महीने व्रत रहूं। तो ये मेरे लिए अपने आप में जीवन के सबसे सौभाग्यशाली दिनों में है। और जैसा कि आपने ये पूछा कि वो क्षण जो कुछ आप कहना चाहते हैं, विचार मन में है, बोलने का बहुत मन है, बहुत सी राजनीतिक जीवन में बातें होती हैं, ऐसे विषय आते हैं कि उनके लिए किसी को डांटना है, कहना है। मगर मैं आपसे कहूं कि उन दिनों में महादेव की ऐसी कृपा रही कि मेरे उन 30 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि मुझे बोलना पड़ जाए। और मुझे लगता है उसका कारण भी जो ये रहा कि मैंने जो मौन व्रत किया, मौन व्रत से पहले से ही मैं लगातार 1 साल से अन्न का त्याग कर उपवास पे था।
1 साल से लगभग मैंने खाना नहीं खाया था। तो 1 साल तक अन्न नहीं खाना और राजनीतिक जीवन में चलावान रहना, प्रतिदिन नित्य कार्यक्रमों में पहुंचना, जन समस्याएं सुनना, लोगों के काम कराना, बहुत से विषय ऐसे आते रहते थे कि जिसमें अत्यधिक क्रोध होने की भी आवश्यकता पड़ जाती थी। फिर भी महादेव के आशीर्वाद से उन दिनों में भी क्रोध नहीं आना और सकुशल सारे कार्य हो जाना अपने आप में एक नए अनुभव को दिलाने वाला रहा। फिर इन दिनों में 30 दिनों में तो चमत्कार सा रहा, क्योंकि 30 दिन का मौन करना मुझे लगता है कोई मामूली बात नहीं है, आसान नहीं है। और इंद्रियों को वश में करना जी, ये जी। अपने आप में एक साधना है। हाँ, हमारे देश में साधुओं का बड़ा महत्व है। बहुत से सन्यासी साधु हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में ऐसे काम किए हैं जो लोगों की कल्पना से परे हैं। और मुझे भी ये लगा कि जो साधु होते हैं, तो जो साधक होते हैं उन्हीं को साधु कहा जाता है, जो अपनी इंद्रियों को साध लेते हैं कि बोलना नहीं है, खाना नहीं है तो नहीं खाना है, सोना नहीं है तो नहीं सोना है, कितना सोना है। अगर उनने तय कर लिया कि हम अपने जीवन में 2 घंटे प्रतिदिन सोएंगे तो 2 घंटे ही सोएंगे। हम अन्न कितना खाएंगे, नहीं खाएंगे अन्न तो नहीं खाएंगे और फिर भी जीवित रहेंगे। ऐसा विशाल संकल्प लेकर जीवित रहना एक बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे लगता है परमात्मा महादेव ने मुझे ऐसी शक्ति दी, प्रेरणा दी, अपने आप में मुझे लिया, स्वीकारा, और मैं नहीं कर पाया, वो उन्होंने ही स्वयं किया। क्योंकि 30 दिन बड़े अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप लगभग प्रतिदिन जी अपने क्षेत्र में अपने निवास पर रहकर जो भी आपके पास में लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। किसानों के प्रति आप बहुत सजग रहते हैं। हमने आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं। अभी शायद कल भी आपने महोबा में कोऑपरेटिव फेडरेशन में खाद की समस्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बुंदेलखंड में और खासतौर पे महोबा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। किसानों की ऐसी और क्या समस्याएं हैं जिन्हें आपके मन में है कि इनको दूर होना ही चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमारा बुंदेलखंड के किसान हैं वो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं पूरे देश में, और इस बात को सरकार को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। और जो मेरे समक्ष मूल कारण है, वो मूल कारण ये है कि बुंदेलखंड देवी आपदा ग्रसित क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड को देवी आपदा ग्रसित क्षेत्र पहले घोषित होना चाहिए, क्योंकि यहां प्रत्येक वर्ष दैवी आपदा आती है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में आती। कभी वर्षा नहीं होगी तो कभी अति वर्षा हो जाएगी, कभी ओलावृष्टि हो जाएगी तो कभी सूखा हो जाएगा। तो इन दैवी आपदाओं से ग्रसित बुंदेलखंड है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड के किसानों के लिए जल की पेयजल योजनाओं पर बहुत गंभीरता से काम करने का प्रयास किया है। उनकी मंशा के अनुसार जो है, कैसे बुंदेलखंड के किसानों की समस्याओं को सुधारा जाए, इस दिशा में उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए और इन विगत के वर्षों में काम भी हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि देने से आप तो अच्छे से जानते होंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब कितना बुंदेलखंड का किसान आत्मदाह करता था। मगर मैं ये बात पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि जब से मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देना शुरू किया है,
तब से मैंने बुंदेलखंड के अंदर आत्मदाह करते हुए किसानों को नहीं देखा है। ये जरूर है कि कभी कोई किसान किसी बीमारी से खत्म हो गया या सांप के काटने से खत्म हो गया, तो उसको लेकर, उनके इलाजों को लेकर भी फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा गरीबों का कैसे इलाज हुए, तो उसको लेकर भी फिर उन्होंने आयुष्मान कार्ड दे दिया। गरीबों की जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने पीड़ा को समझा, ये अपने आप में देश के लिए बड़ी बात है। और जो दैवीय आपदा है, तो मेरा मन ये है कि पहले बुंदेलखंड को दैवीय आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित करें और फिर स्पेशल कमेटी बनाकर बुंदेलखंड के लिए किस तरीके से काम किसानों के हित में किया जा सकता है, किन किन बिंदुओं पे हो, तो यहाँ के प्रमुख कृषकों और जनप्रतिनिधि के साथ में बैठकर अगर उसमें काम समिति बन के काम होगा, तो निश्चित रूप से दैवीय आपदा वाले क्षेत्र से भी के किसानों को कैसे हम लोग मजबूत कर सकें, ये चिंतन हो। क्योंकि दैवीय आपदा परमात्मा ईश्वर के द्वारा आती है, इससे तो कोई बचा नहीं सकता किसी का, मगर फिर भी उस आपदा से होने वाले किसान, कमजोर किसानों को, कर्ज में डूबे हुए किसानों को कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए एक बड़े रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि बुंदेलखंड में कितने किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके बच्चों को पढ़ाने की स्थितियां क्या हैं, उनकी हर स्थिति को बिंदु बाई बिंदु हमें जो है चर्चा करनी पड़ेगी। टीवी में इंटरव्यू एक बार देने से या भाषण देने से मुझे नहीं लगता कि कोई काम होने वाला है। हाँ, मगर बड़े पैमाने पे, क्योंकि यहाँ पे छोटा किसान बहुत है, 80% जो है छोटे किसान है, तो छोटे किसान जो है बहुत परेशान है, कर्ज में डूबे हैं। अब उनके ऊपर ट्रैक्टर का भी कर्जा है, केकेसी का भी कर्जा है, शादी का भी कर्जा है, शिक्षा का भी कर्जा है, ऐसे वो कई कर्ज में डूबे हुए हैं। तो उनको इन कर्जों से बाहर लेके आना है। फिर बुंदेलखंड का किसान वहीं पे आके, आप तो बैंक में भी काम किया है, आपको तो पता है कि हमारे यहाँ के लोग कितने किसान कर्जे में डूबे हैं, उन्हें किस्तें देने में कितनी कठिनाइयां होती हैं। अब किस्तें देने में तो भैया कठिनाई की तो छोड़ ही दीजिए, लोगों को बिजली का बिल देना मुश्किल हो जाता है, ट्यूबवेल का बिल देना मुश्किल हो जाता है, अपने बच्चे की पढ़ाई की फीस देनी मुश्किल हो जाती है, अपनी बेटी की शादी करना ही मुश्किल हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा बुंदेलखंड जी रहा है, इसीलिए यहाँ पे पलायन भी बहुत ज्यादा है। जनपद महोबा में एक बहुत प्रमुख समस्या है स्वास्थ्य की और शिक्षा की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे हेडक्वार्टर महोबा हो या चरखारी हो, या शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, हेल्थ के क्षेत्र में जरूर अभी एक ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लेकिन इसको भी अभी कंप्लीट होने में काफी समय लगेगा। स्वास्थ्य को कैसे यहाँ पर, यहाँ के हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी, चाहे आपका एरिया हो चाहे ये हो, इसके लिए क्या तात्कालिक उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि कुछ लोगों को राहत मिले? आप देखें, अगर महोबा नहीं, मनसा अच्छी हो, काम करने की सोच अच्छी हो, तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप प्रदेश लेवल पर बात, हाँ, देखिए, मैं युवा होने के नाते, दूसरी बार का विधायक होने के नाते अपना विचार आपके माध्यम से भी, पत्राचार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को देता रहता हूं। निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है, करना है कि नहीं करना है, मगर मैं तो अपने विचार दे ही रहा हूं और मैं बड़ी निष्पक्षता के साथ में अपनी बात पूरी जरूर कहता हूं। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा, इसकी चिंता मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे मन में है कि बुंदेलखंड में बदलाव होना चाहिए, बुंदेलखंड की स्थिति बदलनी चाहिए। लाभ और हानि के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूं, मैं यहाँ के माहौल को बदलने के लिए राजनीति में आया हूं, यहाँ की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको बदलने के लिए राजनीति में आया हूं, जो यहाँ पे कमियां हैं उसको सुधारने के लिए राजनीति में आया हूं। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, जिस तरीके से मुझे पत्राचार करने चाहिए, मैं
नित्य पत्राचार करता हूं। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में, जो मेरे एक विधायक के क्षेत्रफल में होता है, जो उसके अधिकार हैं, जो सीमाएं हैं, जिन सीमाओं में हमें बांधा हुआ है, हम उन सीमाओं में रहते हुए अपने काम कर विचार दे सकते हैं, पत्र दे सकते हैं, विधानसभा में लिख के दे सकते हैं। ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। आगे संबंधित विभाग के मंत्रियों को क्या करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है, ये उनका विषय है। मगर आपके माध्यम से भी मैं, जो आपने सवाल पूछा कि चिकित्सा से संबंधित और शिक्षा से संबंधित, मैं आपके माध्यम से कहूं, और अगर ये वीडियो हमारे बुंदेलखंड के लोग अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और क्योंकि आजकल सोशल क्रांति बहुत बड़ी चीज है जी, सोशल क्रांति के माध्यम से बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। जनता की ताकत को देखकर ही बड़े नेता निर्णय लेते हैं। ऐसा आप भी देखते होंगे जी जी, और मैं भी देखता हूं। अगर सोशल मीडिया पे किसी विषय को बहुत हाइप मिल जाता है, बहुत ज्यादा उसको लेकर ट्रोल करते हैं और उस विषय को उठाते हैं, तो उसका संज्ञान सरकार लेती है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, ये बहुत आप भी इसको किस तरीके से लोगों को उठानी चाहिए, ये समझने वाली बात है। मैं कहूंगा बहुत से कानपुर आप जाइए, कानपुर में जो सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर वही है मेडिकल कॉलेज के, मगर उसके चारों तरफ जो है प्राइवेट नर्सिंग होम बहुत से खुले हुए हैं। और मुझे लगता है बड़े बड़े नर्सिंग होमों में, उन प्राइवेट नर्सिंग होमों में उसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जाके इलाज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। और वही डॉक्टर, एक डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता है, वही डॉक्टर जाके प्राइवेट 10 नर्सिंग होमों में जाकर देखता है, ऑपरेशन, ऑन कॉल ऑपरेशन करने जाता है। जाते कि नहीं? तो अगर हमारे पास में सरकारी डॉक्टर हैं, तो जहां पर डॉक्टर नहीं है, जैसे आपने कहा यहां डॉक्टर नहीं है, तो सरकार के पास कोई कमी तो है नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है पैसे की, तो यहां ऑन कॉल डॉक्टर नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। व्यवस्था बनाने की बात है ना। अगर वो प्राइवेट अस्पताल में ऑन कॉल जा सकते हैं, तो वो महोबा क्यों नहीं आ सकते? वो चरखारी क्यों नहीं जा सकते? वो उरई क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज जा सकते? वो बांदा मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं जा सकते? वो झांसी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं जा सकते? वो ललितपुर नर्सिंग होम, ललितपुर के जिला अस्पताल में क्यों नहीं बैठ सकते? वो चित्रकूट के अस्पताल में क्यों नहीं बैठ सकते? सिर्फ सोच की बात है। हमें कैसे अच्छी व्यवस्था बनानी है, अच्छे से काम लेना है, ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर स्वास्थ्य मंत्री चाहें, आजकल तो हेलीकॉप्टर भी चलने लगे, एयर एम्बुलेंस भी चलने लगी हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री भी आपके हैं? देखिए, वो तो सबके हैं। मैंने क्या कहा, मैं एक निष्पक्ष बात करने वाला व्यक्ति हूं। मैं यहां की जनता का हूं, मेरी लायबिलिटी जनता के प्रति है। मुझे यहां की जनता ने चुन के भेजा है। हमारी पार्टी में विचारधारा मिलती है, इसलिए हम लोग पार्टी के साथ में हैं। मगर मैं किसी का बधुआ मजदूर हूं, तो ये नहीं है। मैं अपनी बात स्वतंत्रता से रखूं, अच्छे से अच्छा काम हो, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सदैव अपने मन की बात में उन चीजों को उठाते भी हैं, उन चीजों को मन की बातों में लेकर आते हैं जिनको देश की बड़ी से बड़ी मीडिया भी नहीं दिखा पाती है। ये शैली हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर है कि देश की छुपी हुई प्रतिभा को एक देश का प्रधानमंत्री दिखाता है और देश की मीडिया नहीं दिखा पाती है। सैकड़ों चैनल हो गए हैं, फिर भी सैकड़ों चैनलों की नजरों में जो है देश के उन गरीबों की प्रतिभाएं दिखाई नहीं देती हैं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिखाई दे जाती हैं। आज के मन के बात के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी ने उन प्रतिभाओं को काफी एक्सप्लोर किया है। वही मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की नजर है, क्योंकि वो देश को बदलना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए उनकी नजर रहती है।
जबकि ये काम मीडिया का है। हमारे देश की मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, 4 स्तंभों में एक है। उनकी जिम्मेदारी है कि देश को कैसे आगे बढ़े, देश के अंदर के जो हो रहे गलत काम है उनको हम ईमानदारी से दिखाएं, ये जिम्मेदारी है। जब चारों लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पे सही से काम करेंगे तभी हमारा देश सही से चल पाएगा, हमारा देश बढ़ पाएगा। हम सबको सीखना चाहिए, चाहे वो जिस स्टेट का व्यक्ति हो। मोदी जी अद्भुत व्यक्ति हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से हर विषय की इतनी गंभीरता से उनके पास में जानकारी होना एक बहुत बड़ी बात है। और मतलब जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बन लिए, लगातार अपराजित नेताओं में उनका नाम। देश के पहले ऐसे नेता जो कभी पराजित नहीं हुए, और ऐसे नेता जो कभी बीमार नहीं हुए। नो डाउट। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति से देश के प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये कहते हैं सबसे धनी व्यक्ति कौन? सबसे धनी व्यक्ति कौन? वही है जो निरोग है। जो निरोग है। तो हमारे देश का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि वो निरोगी हैं। बहुत से लोगों के पास में बहुत धन है, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, मगर बीमारी के कारण वो दुखी है। आपकी छवि एक युवा विधायक के रूप में काफी चर्चित है, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव भी रहते हैं। आपके पास हर वर्ग का जो है व्यक्ति आता है, लेकिन आपकी छवि एक हिंदू युवा सम्राट की होती जा रही है। क्या महसूस करते हैं? हिंदू धर्म में जन्म लिया है, ये मेरे लिए अपने आप में सौभाग्य की बात है। और हिंदूवादी नेता होना, अपने धर्म के कार्यों में रहना, धर्मानुसार चलना, सेवा करना, ये तो हर माता पिता चाहता है। देश के कौन कौन से व्यक्ति ऐसा है जो अपने पुत्र को भगवान श्री राम की तरह नहीं देखना चाहता, लक्ष्मण जी की तरह नहीं देखना चाहता, कृष्ण भगवान की तरह नहीं देखना चाहता। हमारे देश के अंदर तो प्रत्येक व्यक्ति का नाम ही जो है परमात्मा के नामों से मिलते जुलते नाम है। कुछ लोगों को आपत्ति होती होगी इससे। हाँ, जो लोग हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक तरीके से बोलते हैं, तो अगर मैं उनके खिलाफ मैं बोलता हूं तो उनको दिक्कत होती है। और ये आज से ही नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको लेके चलने वाला धर्म है। ये वैदिक पद्धति से बना, वैदिक मतलब इसको विज्ञान के आधार पे बना हुआ धर्म मान लीजिए। अगर वेद को विज्ञान से तुलना कर लेंगे तो वैज्ञानिक लोगों को, विज्ञान मानने वाले लोगों को कभी हिंदू धर्म पे उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक व्यक्ति वेद को नहीं जानता तब तक वो जो है हिंदू धर्म पे उंगलियां उठाएगा, प्रश्न चिन्ह उठाएगा और उसका विरोध करेगा। क्योंकि लोग अधूरी बातें सुनकर, अधूरी बातें जानकारी लेके और गलत लोगों के द्वारा हिंदू धर्म के को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा जाता है सदैव से, उनकी बातों में आकर लोग बोलने लगते हैं। हमारे अपने धर्म के लोग भी बोलने लगते हैं, क्योंकि वो अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं हैं, और वो लोग दूसरे की सुनी हुई बातों को आकर विश्वास करके बोलते हैं। अगर वास्तविकता में वो वैदिक पद्धति, वेद और रामायण और गीता को समझेंगे तो उनका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आप देखिए हमारे देश में बहुत मेंटलिटी क्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आईएएस बन जाइए, सरकारी नौकरी पा लीजिए, या इतना पैसा आ जाएगा तो हमारा जीवन बहुत धन्य हो जाएगा।
हम जीवन पर्यंत हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सुख में व्यतीत होगी, यही सोचते हैं ना। यही सोच है। मगर क्या वो खुश हैं? आईएएस बनने के बाद वो खुश है? पैसा पाने के बाद में वो खुश है? क्या उसके वो कष्ट नहीं है? क्यों कष्ट है? आईएएस बनने के बाद कष्ट है, करोड़पति बनने के बाद में भी परेशान है, अरबपति बनने के बाद में भी परेशान है, मास्टर डॉक्टर बनने के बाद में भी परेशान है। क्यों? क्योंकि वो धर्म से हट गए। जब धर्म से जुड़े रहेंगे तो उन्हें जो है वास्तविकता का ज्ञान रहेगा। और वास्तविकता में ज्ञान क्या? हम जिनकी बातें करते हैं, माना कि परमात्मा ने आपको वो शक्ति दी कि आप ऊंचे मुकाम पे पहुंचे, ऊंची मंजिलें आपने पाई, मगर आप अपने आप को ही श्रेष्ठ और सर्वोसर्वा समझने लगे, वहीं पे हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लेते हैं। हम जितने बड़े बन जाएं और उतने उससे भी छोटे से छोटा बन के रहें तो हमारे जीवन में खुशियां बनी रहेंगी, हम बीमारियों से मुक्त रहेंगे। क्योंकि जितना हम अपना फर्जी बड़े से बड़ा दिखावा करने की कोशिश करते हैं तो वो फर्जी की वजह से हमारे मस्तिष्क में तनाव बढ़ते चले जाते हैं और उस तनाव की वजह से हमारे पूरे जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाती है, इतनी प्रभावित हो जाती है कि हम अपने बच्चों को भी सही से टाइम नहीं दे पाते, परिवार को भी टाइम नहीं दे पाते, अपने लोगों से भी हम कटे कटे रहना पसंद करने लगते हैं। हम जहां जाते हैं वहां हम अपनी एक अलग कल्पना बना लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हमें ऐसा व्यवहार मिलना चाहिए, और जब वो चीजें नहीं मिलती हैं तो हम अंदर अंदर कुढ़ते हैं, दुखी होते हैं, और उस दुख की वजह से लोगों के अंदर जो कष्ट की उत्पत्ति होती है तो उसकी वजह से जो उसका पूरा परिवार प्रभावित होके उनके बच्चों से बात नहीं हो रही, पत्नी से बात नहीं हो रही, भाई से बात नहीं हो रही, रिश्तेदार से बात नहीं हो रही, पैसा है, गाड़ी है, मकान है, नाम है, मगर बेटे बाप की बेटे से बात नहीं हो रही, भाई की भाई से बात नहीं हो रही, पति पत्नी की बात नहीं हो रही, रिश्तेदारों से रोज मिलना नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है। क्या ये जीवन के लिए क्या नाम और पैसा कमाया है? आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसको एक जमाने में बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजादी के बाद से चरखारी में पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, उस हिसाब से घटी है। लोग बहुत माइग्रेट हुए हैं वहां से। हालांकि पिछले 10-20 सालों में चरखारी का कुछ डेवलपमेंट हुआ है। चरखारी बहुत खूबसूरत है, 7 तालाब हैं, और सबसे विशेषता यह है कि वो सब एक दूसरे के साथ में इंटैक्ट हैं जी। पर्यटन की दृष्टि में और चरखारी में या महोबा में और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब से मैं विधायक बना हूं, आप चरखारी को देखेंगे तो बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। मगर मूल बात जो आपने पूछी है कि पर्यटन की दृष्टि में चरखारी में क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, तो पहले तो मैं कहूंगा कि किसी भी क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र अच्छा बनने के लिए सरकार के साथ साथ में वहां के लोकल के लोगों की, नगर के लोगों की भी अपनी सोच उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। आप अगर हमारे देश के जितने भी पर्यटन स्थल हैं या धार्मिक स्थल हैं उनको अगर देखेंगे, उसमें वहां के लोकल के लोगों का बड़ा योगदान है। और कहीं ना कहीं एक सोच के साथ में जो हमारे देश में पुरानी इमारतें हैं या हमारे स्थल हैं या धार्मिक स्थल हैं, इस सोच के साथ उनको बनाया गया, निर्माण किया गया और लोग उसी में रमे भी। और जब जैसे हम लोग वृंदावन जाएं तो वृंदावन का प्रत्येक व्यक्ति वहां पे आपको राधा राधा कृष्ण कृष्ण करते हुए नजर आएगा। रिक्शे वाले से बात करेंगे, दुकान वाले से बात करेंगे, या कोई भी आपको मिलेगा वहां राधे 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 राधे। तो क्या उनने वो वाइब्रेशन पैदा की वहां के लोगों ने, उससे लोगों को अट्रैक्शन मिला, लोगों को भावनात्मक जोड़ा, अपने घर में रुकाना शुरू किया, खिलाना शुरू किया, ईश्वर के दर्शन कराना किया, ईश्वर से साक्षात्कार कराने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से वहां पे लोगों को प्रेम मिलना शुरू किया। हम सब प्रेम के भूखे। तो हम अगर यहाँ करेंगे, सिर्फ सरकार करे कि निर्माण कार्य कर दे
और इसके बाद हम उसका दीवार गिरा दें या कुछ चीज उठा ले जाएं और हम उसकी भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ेंगे तो कैसे संभव है। तो मुझे लगता है चरखारी में प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदरता है, बहुत सुंदर है। जो भी अधिकारी महोबा जिले में आता है वो चरखारी को देख के प्रसन्न होता है, उसके सदैव उसको वो चीजें याद रहती हैं जिन जिन अधिकारियों से मैं मिलता हूँ, जिन लोगों से मैं मिलता हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्राकृतिक सुंदरता है, झील है, तालाब है। और उदयपुर की तर्ज पे वो बना भी हुआ है, 108 राधा कृष्ण जी के मंदिर भी हैं। यही विडंबना है कि वहां पे देखिए 108 राधा कृष्ण के मंदिर थे और वो टूट गए, जबकि उनमें जमीन ही थी। हर मंदिर में एक जमीन थी, किसी की में 20 बीघा, 25 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, हर मंदिर में जमीन होने के बाद में भी जो भी उनके केयर टेकर थे, जो भी संचालित करने वाले लोग थे, उन्होंने उनकी व्यवस्था को अच्छे से बना के नहीं रखा। इतनी अच्छी वहां के राजा ने उन मंदिरों में व्यवस्था दी थी, तालाबों की व्यवस्था दी थी। अगर वो व्यवस्थापक लोग उसकी व्यवस्था सही से रखते तो चरखारी आज देश के मानचित्र में एक अलग स्थान पाया हुआ होता। तो बाकी अब सरकार अपने तरीके से आगे करेगी जो भी काम है। हम लोग प्रस्ताव रखेंगे कि वो जो धरोहर हैं, जो तालाब हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, उनको उसी रूप में बनाए रखा जाए। हम लोगों का प्रयास रहा बड़े लंबे समय से, जो है मंगलगढ़ किला जो पहाड़ पे है, जो ऐतिहासिक स्थल है, वो बंद पड़ा हुआ था। बनते ही कई बार राजनाथ सिंह जी को पत्र लिखे, जब वो रक्षा मंत्री की हैसियत से, हाँ, उनको भी पत्र लिखे, मुख्यमंत्री जी को भी पत्राचार किया, तो जाके 8 सालों बाद वो प्रयास जो है सफल हो पाया है। हाँ, मगर अब आगे की प्रतिक्रिया उसकी है। तो हमारे यहाँ क्या है, प्रतिक्रिया बहुत है। उसको जो है एक जगह से खाली कराया, उसको चलाएगा कौन, किस विभाग को देना है, कैसे करना है, कैसे सौंदर्यीकरण होना है, अब उस पर जाना पड़ेगा जी। तो हम लोग करेंगे, अब बहुत अच्छा करेंगे निश्चित रूप से। चरखारी, महोबा और पूरा बुंदेलखंड ही इतिहास से भरा हुआ है। जैसे जालौन में पचनदा नदी है तो वो स्थान अलग है, उसकी दिव्यता देखने लायक है। जब 3 संगम का एक महत्व है तो 5 नदियों के संगम का कितना बड़ा महत्व होना चाहिए है। तो वो मैं फिर वही कहूंगा कि लोकल के वहां के लोगों को उसकी महत्वता को पहले खुद को समझना है, फिर लोग समझेंगे, है ना। हम अपने घर में खुद अपना महत्व नहीं रखेंगे, अपने पिता का महत्व, अपने पुत्र का महत्व अगर नहीं रखेंगे तो परिवार का महत्व ही खत्म है। ऐसे ही हमारे स्थान का महत्व, अगर हम खुद उसको महत्व नहीं देंगे तो बाहर के लोग क्या महत्व देंगे। तो इस सोच के साथ में जुड़ना होगा, एक सोच बदलनी होगी। झांसी में जाइए, रानी लक्ष्मीबाई जी का किला है। आप कालपी में चले जाइए तो वेद व्यास जी की भूमि है। आप पराशर चले जाइए तो पाराशर ऋषि की भूमि है। ये बड़ी तपस्वियों की भूमि है, विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र है पूरा। मतलब यहाँ पे कवि भी है। अब मैथिली शरण जी का भी स्थान यहाँ अपने बुंदेलखंड में ही है, तो कवियों की भी भूमि है। तुलसी प्रेमचंद जी ने भी यहाँ तुलसी प्रेमचंद जी है, तुलसीदास जी की भी रामचरितमानस, हम सबके जो कंठों में विरचित है, जो हम जिन्हें राम राम नाम से रटते हैं, माँ सीता का स्मरण करते हैं, रामायण रामचरित का स्मरण करते हैं, तो वो हमारे बुंदेलखंड से ही चल रहा है। तो हम ऐसी महत्वपूर्ण भूमि, ऐसी पावन भूमि से, ऐसी तपोभूमि से हम सब लोग हैं। मगर क्या है कि हम क्यों भटके हुए हैं, हम सब लोग अलग अलग तरीके से भटके हैं। एक विचारधारा नहीं बन पा रही है बुंदेलखंड में, कि जिसकी वजह से एक होके नहीं अपने बुंदेलखंड को संवारने की बातें हो पा रही हैं। करना सबको ही चाह रहा है, बुंदेलखंड बनाना सबको ही चाह रहा है, संवारना सबको ही चाह रहा है, मगर सब लोग अपने अपने श्रेय लेने के चक्कर में सिर्फ अलग अलग काम करना चाहते हैं। ये समस्या है कि एक को श्रेय ना मिल जाए, कोई एक बड़ा ना बन जाए, ये सोचकर लोग उसके साथ में नहीं खड़े होते हैं। लोग सोचते नहीं ये मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए, तो वो अपना अलग चलने लगता है, अलग थलग हो जाते हैं लोग। ये क्रेडिट लेने की होड़ है। आपके पिताजी पूर्व सांसद रहे हैं, एक से अधिक बार वो सांसद रहे हैं, आदरणीय श्री गंगाचरण जी राजपूत जी।
आपके प्रेरणा स्रोत भी हैं। क्या ऐसी चीज आपने उनसे ग्रहण की है? क्योंकि आपके तो ब्लड में राजनीति है जी। क्या ऐसी चीज आपने उनसे ग्रहण की है जो आप अपने राजनीतिक कैरियर में उतारना चाहते हैं? उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपना जीवन संघर्ष में बिताया है, ये किसी को पता नहीं है। बहुत कम लोग उनके संघर्ष को जानते हैं। ये तो जानते हैं कि वो सांसद हैं, सांसद रहे हैं, मगर उनके संघर्ष को नहीं जानते हैं। और जब तक लोग उनके संघर्ष को नहीं समझेंगे तब तक लोग उन्हें नहीं समझ सकते सही से। उन्होंने स्टूडेंट लाइफ से जो है संघर्ष किया जी। छात्र राजनीति में उन्होंने जो संघर्ष किया, एक अलग पहचान बनाई। और वो उनका समय था कि उन्होंने छात्र के हक के लिए जो है डिग्री कॉलेज में चुनाव के वक्त में जो है एक कोतवाल को थप्पड़ मार दिया था। उस वक्त हमारा परिवार भी जो है विषम अलग परिस्थितियों से गुजर रहा था, कष्ट वाली परिस्थितियों से भी गुजर रहा था, आर्थिक मंदी से भी गुजर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में भी उनके मन में ये रहता था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कभी अपनी चिंता नहीं की। और उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी लाठीचार्ज हुई कि उनके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हुए थे। पूरा शरीर उनका पट्टियों से बंधा हुआ था। अगर उनका वो फोटो है, कभी आप लोग देखें तो इतना उनको पुलिस ने मारा था। फिर मैं आज भी देखता हूं, वो लगभग 64 साल के हो गए हैं, 64-65 साल की उनकी आयु हो गई है। अगर किसान को कोई समस्या आती है, बुंदेलखंड में कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले वो खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए। दिखाई देते हैं, सबसे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, दिखाई नहीं देंगे, लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। भाई हम लोग सोचते हैं इसको अच्छे से हैंडल करके, कागजी कार्रवाई करके, प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक जाएं, काम करें, मगर उनके अंदर तुरंत क्रोध उत्पन्न होता है, तुरंत एक्शन चाहिए, तुरंत कार्रवाई चाहिए। तो ये मुझे उनसे सीखने को मिला है। उनके मन में एक आकांक्षा है बुंदेलखंड को एक राज्य बनाने का। उसके लिए उन्होंने काफी कुछ लड़ा है। वो उनके मन में भी है, मेरे मन में भी है। मैं तो बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, धरना दिया, आमरण अनशन किया, जेल भी गया। मगर बुंदेलखंड राज तभी बन सकता है जब यहाँ पर जन आंदोलन होगा, जब यहाँ की जनता को ये लगेगा कि बुंदेलखंड राज बनने से ही बुंदेलखंड का डेवलपमेंट जो है अच्छा हो सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब बुंदेलखंड राज बनेगा। ये बात यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को समझने वाली है और ये बात यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को उठाने वाली बात है। सिर्फ नेताओं के भरोसे रह के ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हो तभी तो जनप्रतिनिधि चाहेगा। हम तो आपके लिए काम करते हैं ना, हम अपने लिए काम नहीं करते। हम अपनी विचारधारा तो से आपको अवगत करा सकते हैं, जनता को बता सकते हैं, मगर हमें तो आपका समर्थन करना है, जो आप चाहते हो वो करना है ना। जनप्रतिनिधि का मतलब यही है, जो जनता चाहे वो जनप्रतिनिधि को सदन में उठाना है, जो जनता कहे उसको करना है, जो जनता की समस्या है वो उठाना है। तो जब जनता सड़कों पे आएगी कि हमें बुंदेलखंड राज चाहिए है, तभी तो बुंदेलखंड राज बनेगा। बिल्कुल सत्य कहना है आपका। और कभी कभी आप सोशल मीडिया पे दिखते हैं तो लोगों की शादी भी करा देते हैं। तो ये थे हमारे बीच में आज बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद महोबा से चरखारी के युवा, जो आध्यात्म, योग, राजनीति और इन सब चीजों से भरपूर ऊर्जावान व्यक्तित्व श्री ब्रजभूषण राजपूत जी, जिन्होंने हमारे साथ बहुत बेबाक बातचीत किया है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद और हमको समय देने के लिए बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जय बुंदेलखंड। क्योंकि बुंदेलखंड की आपने अच्छी चर्चा की, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। आप देखते रहिए महोबा न्यूज।